आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार का विश्लेषण करेंगे। आपने डबल इंजन की सरकार के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन यह देश की पहली सरकार है जिसमें 3 इंजन है। एक इंजन केंद्र सरकार का, दूसरा राज्य सरकार का और तीसरा इंजन इसमें लगा है विपक्ष का। महाराष्ट्र में एनसीपी अब शिवसेना के रास्ते पर चल पड़ी है और आज शरद पवार की स्थिति भी वही हो गई है जो कुछ समय पहले उद्धव ठाकरे की थी, यानी अपनी ही पार्टी अपनी नहीं रही। महाराष्ट्र में 2 सबसे बड़े क्षेत्रीय दलों के इस तरह टूटकर बिखर जाने का राजनीतिक मतलब क्या है और इस घटनाक्रम का महाराष्ट्र की राजनीति पर और देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, आज हम इसका एक संपूर्ण राजनीतिक विश्लेषण ब्लैक एंड व्हाइट में आपके लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बाद अगला नंबर बिहार में नीतीश कुमार का हो सकता है। महाराष्ट्र में आज रिक्टर स्केल पर 2.5 तीव्रता वाला एक भूकंप आया, लेकिन यह भूकंप महाराष्ट्र की राजनीति में आए भूकंप से बल्कि राजनीतिक भूकंप से ज्यादा प्रभावी नहीं था। महाराष्ट्र में रविवार को जो राजनीतिक भूकंप आया उसमें शरद पवार की एनसीपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा और अब शरद पवार के सामने अपनी ही बनाई हुई पार्टी को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। यानी शरद पवार ने इतने वर्षों की मेहनत के बाद जो इमारतें बनाई वो इमारतें एक एक करके इस राजनीतिक भूकंप में गिरती चली गई। अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी के जिन नेताओं और विधायकों ने शरद पवार के खिलाफ बगावत की वो गुट खुद को अब असली एनसीपी बता रहा है, जबकि शरद पवार का कहना है कि कुछ विधायकों को छोड़कर एनसीपी के तमाम विधायक, सांसद और पार्टी संगठन के लोग अब भी उन्हीं के साथ हैं। आज एनसीपी पर अधिकार को लेकर काफी राजनीतिक संघर्ष हुआ, यानी अब संघर्ष इस बात का है कि एनसीपी पार्टी जो है वो किसके पास रहेगी। इसमें एक तरफ चाचा शरद पवार हैं और दूसरी तरफ हैं भतीजे अजीत पवार, यानी अब ये चाचा और भतीजे की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। सबसे पहले शरद पवार ने आज अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने 4 बड़ी घोषणाओं से सबको चौंका दिया। देखिए, शरद पवार खिलाड़ी तो बहुत पुराने हैं, एक जमाने में वो राजनीति के किंग हुआ करते थे, उनके जैसा तजुर्बा, उनके जैसा अनुभव किसी के पास नहीं है। इसलिए आज एक अनुभवी नेता इतने क्राइसिस में भी कैसे बात करता है उनसे सीखना चाहिए। आज जो उन्होंने बड़ी बातें कही हैं उनमें पहली बात उन्होंने कही, उन्होंने अपने भतीजे अजीत पवार के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सांसद सुनील तटकरे को एनसीपी से निष्कासित कर दिया और इसलिए आज दिन भर इस बात की चर्चा होती रही कि आखिर शरद पवार ने अजीत पवार को यानी अपने भतीजे को पार्टी से क्यों नहीं निकाला और क्या इसके पीछे भी उनकी कोई रणनीति हो सकती है। यानी परिवार में जो अपना था उसे तो नहीं निकाला, लेकिन जो पराये थे, जो अपने बनते थे लेकिन जिनके साथ खून का रिश्ता नहीं है, उन्हें तुरंत पार्टी से बाहर निकाल दिया। दूसरा, शरद पवार ने यह भी कहा कि अजीत पवार बाहरी नहीं है और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने अजीत पवार से उनके फैसले को लेकर बातचीत भी की थी। तीसरा, शरद पवार ने 5 जुलाई को पार्टी विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों की तरह की एक बैठक बुलाई है जिसमें ये सभी नेता बाकायदा एफिडेविट पर शरद पवार को ये लिख कर देंगे कि वो उनके साथ हैं। तो देखिए, राजनीति में नई परंपरा शुरू हो रही है, जब नेताओं से हलफनामा लिया जाएगा, लिखकर लिया जाएगा कि वो शरद पवार के साथ हैं और उनसे एफिडेविट लिया जाएगा ताकि वो झूठ ना बोल सके। अब जब बगावत होती है तो बगावत के पीछे कुछ ना कुछ कारण भी बताना होता है और वो कारण आमतौर पर लोग जो बताते हैं वो ऐसा होता है जो या तो सिद्धांत को लेकर होता है या विचारधारा को लेकर होता है या कोई ऐसी समस्या जिस पर लोगों को आसानी से विश्वास हो जाए। तो अंदर क्या चल रहा था ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एनसीपी में जो ये बगावत हुई है इसके पीछे राहुल गांधी को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। कैसे, वो आप बताते हैं आपको, क्योंकि विधायक ऐसा कह रहे हैं। पिछले दिनों पटना में 15 विपक्षी दलों की एक संयुक्त बैठक हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें सारे विपक्षी दल आए थे और ऐसी खबरें हैं कि इस बैठक में शरद पवार ने एनसीपी की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार करने पर अपनी सहमति दी थी।
जिसके बाद एनसीपी में यह विद्रोह बढ़ गया और एनसीपी के बहुत सारे विधायक और नेताओं को यह बात पसंद नहीं आई कि शरद पवार खुद इतने सीनियर नेता हैं और इसके बावजूद अपनी सीनियरिटी का ख्याल न रखते हुए वो राहुल गांधी के नेतृत्व में जाने के लिए तैयार कैसे हो गए और उन्हें जो समस्या थी वो राहुल गांधी के नेता बनाए जाने से थी। अजीत पवार ने बीजेपी के साथ गठबंधन करते हुए यह भी कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसका मतलब यह था कि वो पार्टी की संयुक्त विपक्ष की रणनीति के खिलाफ थे और यहां बात सिर्फ एनसीपी की नहीं है। असल में ऐसा लगता है कि बगावत विपक्ष में राहुल गांधी के खिलाफ भी हो सकती है और बहुत सारे नेता राहुल गांधी को विपक्ष में अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच झगड़ा हुआ, आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल उस बैठक के बीच में से चले आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रुके नहीं क्योंकि वो ये चाहते थे कि पहले कांग्रेस दिल्ली के मामले में उनका समर्थन करे, तो उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ कोई बात नहीं करूंगा। इसके बाद ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के बीच झगड़ा हुआ, जब ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ काम कर रही है और हाल ही में केरल में भी कांग्रेस और सीपीएम के बीच झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है, जहां केरल कांग्रेस के अध्यक्ष को लेफ्ट पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार करवा लिया था। तो ये जो बगावत है वो ऐसा लगता है कि ये विपक्ष में राहुल गांधी के बढ़ते कद के खिलाफ भी हो सकती है। कितनी सच्चाई है हम कह नहीं सकते, लेकिन जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो प्राइवेटली ये बात जरूर कहते हैं और ये वो कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में तो हम विपक्ष में शामिल नहीं हो सकते। हो सकता है उन्होंने एक ये बहाना भी लगाने की कोशिश की हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। अजीत पवार समेत जिन 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें से 4 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी, सीबीआई या फिर दूसरी जांच एजेंसियों की तरफ से मामले चल रहे हैं, उनकी जांच चल रही है और इन नेताओं में अजीत पवार का नाम भी है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के 2 गंभीर मामले हैं। तो एक और बात जिसके बारे में देश में बात चर्चा हो रही है वो ये कि इन जो नए मंत्री हैं इनमें कईयों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं। सबसे ऊपर तो अजीत पवार का ही नाम है। अजीत पवार पर जो मामले चल रहे हैं इनमें से एक मामला वर्ष 2005 से 2010 के बीच का है, जिसमें अजीत पवार पर आरोप है कि उनके मंत्री रहते हुए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने ऐसी कंपनियों को लोन देने में गड़बड़ी की जिनका कनेक्शन अजीत पवार से था, ऐसी कंपनियों को लोन दे दिए गए। इसके अलावा अजीत पवार के खिलाफ सिंचाई घोटाले का भी मामला है, जिसमें उन्हें उसी दिन क्लीन चिट मिल गई थी जब वर्ष 2019 में उन्होंने शरद पवार के खिलाफ जाकर सुबह सुबह उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। जब उन्होंने पिछली बार बगावत की थी, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी दिन वो सिंचाई घोटाले से बरी हो गए थे। लेकिन बाद में जब यह मामला जम नहीं पाया और वो वापस एनसीपी में चले गए, तो बीजेपी बार बार ये कहने लगी कि इस घोटाले की अब फिर से जांच होनी चाहिए। लेकिन अब क्या बीजेपी अपनी इस मांग को जारी रखेगी? बीजेपी के सामने बड़ा सवाल यह है कि आज बीजेपी अजीत पवार पर लगने वाले भ्रष्टाचार के मामले जो हैं उन पर उसका रुख क्या है? क्या बीजेपी के नेता भी कहेंगे कि इनकी जांच होनी चाहिए या फिर कहेंगे कि अब ये मामले बंद हो गए हैं? अब अजीत पवार वॉशिंग मशीन में से निकलकर बिल्कुल साफ सुथरे हो गए। मंत्री बनने वाले हसन मुशर्रफ पर भी एक शुगर फैक्ट्री और उससे जुड़ी कंपनियों की मदद से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जिनमें ईडी उनके 3 बेटों के खिलाफ जांच कर रही है। और हाल ही में ईडी की कार्रवाई के बाद हसन मुशर्रफ ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह भी उन्होंने कहा था। लेकिन आज वो बीजेपी के साथ ही सरकार में खुद भी शामिल हो गए। छगन भुजबल पर 2006 में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए कॉन्ट्रैक्ट्स देने के कुछ मामलों में 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, जिसमें वर्ष 2019 से 2021 के बीच 2 साल छगन भुजबल खुद जेल में भी रहे और इस मामले में उनके बेटे और परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी आरोप है। लेकिन अब छगन भुजबल भी इसी सरकार में मंत्री बन चुके हैं। फर्क इतना है कि उस समय शरद पवार वसंत दादा पाटिल को हटाकर मुख्यमंत्री बने थे और आज उनके ही भतीजे अजीत पवार उनके ही खिलाफ जाकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज जो शरद पवार के साथ हो रहा है वो पहले उद्धव ठाकरे के साथ भी हो चुका है और अब यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है।
बीजेपी का कहना है कि एनसीपी की तरह जेडीयू के विधायक, सांसद और दूसरे पदाधिकारी नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत करके बीजेपी के साथ आ सकते हैं और जेडीयू टूट सकती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक तो देश भर में विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट कर रहे थे। अब तक वो मिलते थे तो सिर्फ विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से, अपने विधायकों से नहीं मिलते थे, लेकिन अब वो जेडीयू के विधायकों से एक एक करके खुद मिल रहे हैं। और इनमें से बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जिनसे वो चुनाव के बाद से अब तक कभी मिले ही नहीं थे, लेकिन अब मिल रहे हैं। हो सकता है नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा हो गया हो कि उनकी स्थिति भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसी हो सकती है। जो कुछ अभी हो रहा है उससे क्या सीखने को मिलता है? उससे सीखने को यह मिलता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। राजनीति में विचारधारा भी स्थायी नहीं है, दोस्त भी स्थायी नहीं है और दुश्मन भी स्थायी नहीं है। राजनीति एक ही चीज के लिए की जाती है और वो है कुर्सी। ये पूरा किस्सा कुर्सी का है और इस कुर्सी के नीचे सिद्धांत भी दब जाते हैं और विचारधारा को भी कुचल दिया जाता है। और विचारधारा और सिद्धांत कैसे कुचले जाते हैं उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए कांग्रेस और शिवसेना के बीच जो गठबंधन हुआ वो विचारधारा को कुचल कर हुआ था। आप सोचिए, कांग्रेस हमेशा शिवसेना को सांप्रदायिक पार्टी कहती थी। शिवसेना के जो लोग थे, बाला साहब ठाकरे, हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन बाद में ये दोनों पार्टियां एक हो गईं। किस लिए? क्योंकि इन्हें सरकार बनानी थी, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए विचारधारा को त्याग दिया। एक जमाने में सोनिया गांधी को विदेशी मूल का बताते हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एनसीपी बनाने वाले शरद पवार ने भी बाद में कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। पहले उन्हें सोनिया गांधी से तकलीफ थी, कहते थे विदेशी मूल की महिला के नेतृत्व में हम काम नहीं करेंगे, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। बाद में उसी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। तो जब राजनीति में सिद्धांतों और विचारधारा को सत्ता की कुर्सी के नीचे कुचल दिया जाता है तो इसी तरह की बगावत देखने को मिलती है और आने वाले समय में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि विचारधारा जब हम कहते हैं, राजनीति में विचारधारा जो शब्द है इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। सारे बड़े बड़े नेता अपने भाषणों में विचारधारा के बारे में बात करते हैं, सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब भी सत्ता को लेकर कोई गठबंधन बनता है, जब भी सरकार बनाने को लेकर समझौते किए जाते हैं तो उसमें सबसे पहले कुर्बानी और सबसे पहले बलि विचारधारा की ही दी जाती है। सबसे पहली कुर्बानी और सबसे पहली बलि सिद्धांतों की ही दी जाती है और कहा जाता है कि देश के लिए या जनता के लिए ये सरकार बनाना बेहद आवश्यकता है और हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो राज्य के लोगों के लिए कर रहे हैं या देश के लोगों के लिए कर रहे हैं। तो विचारधारा और सिद्धांत, दो शब्द आप अपने मन में, दिमाग में रख लीजिए। जब भी कोई नेता आपको इसके बारे में कुछ बात कहे तो कभी विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको आज फिर दिखा चुके हैं कि सिद्धांत और विचारधारा की कोई जगह नहीं। ये आप जब भी सत्ता की कुर्सी देखेंगे तो कुर्सी के नीचे ये आपको दबे हुए हर बार मिल जाएंगे। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और माना कि कर्मों की चक्की धीरे धीरे चलती है पर पीसती भी बहुत बारीक है। नमस्कार।